हाय एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, पॉलिनोमियल टाइम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस टेक्निक को कई बार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जब हमने रिकर्जन्स पढ़ा था तब हमने फिबोनाची सीरीज के बारे में पढ़ा था, राइट? सीरीज, तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है? वो कुछ इस तरीके से होती है 1,1,2, 3,5,8,13 एंड सो ऑन। ये कैसे निकलती है? इसका nth नंबर कैसे निकलता है? प्रीवियस टू नंबर्स के सम के बराबर। ठीक है, सो अगर आप देखो तो 1+1 इज इक्वल टू 2, 2+1 इज 3, 3+2 इज 5, 5+3 8 एंड सो ऑन। तो आपको अगर nth नंबर निकालना हो तो टर्म tnth इज इक्वल टू इसकी n-1 पे जो टर्म प्रेजेंट होगी वो का सम प्लस टर्म n-2 पे जो प्रेजेंट होगी प्रीवियस टू टर्म्स का सम होगा। ठीक है, जब हमने रिकर्जन्स पढ़ा था तो हमने इसका रिकर्सिव फंक्शन लिखा था। वो किस तरीके से था? इंट fib ऑफ nth नंबर विल बी इक्वल्स टू इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब कि फर्स्ट टू नंबर्स है तो आपको सीधा सीधा क्या रिटर्न करना है? रिटर्न 1, बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द कंडीशन की प्रीवियस टू नंबर्स का सम, बिकॉज उसके पहले दो नंबर्स है ही नहीं। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो आपको रिटर्न 1 करना है। अदरवाइज व्हाट यू हैव टू रिटर्न अगेन फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपकी रिकर्सिव कॉल्स हो रही है। फिब ऑफ n-1 निकालो और फिब ऑफ n-2 निकालो, फिर उन दोनों की वैल्यूज को ऐड करो एंड देन फिब ऑफ n रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपको फिब ऑफ 6 निकालना है, तो फिब ऑफ 6 के लिए आप पहले क्या निकालोगे? फिब ऑफ 5 एंड फिब ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पर आएगी आपकी कंडीशन फिब ऑफ 5 के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? फिब ऑफ 5। फिब ऑफ 5 फिर से इसमें जाएगा, n इज लेस देन इक्वल टू 2 है क्या? नहीं है, तो फिर से क्या कैलकुलेट होगा? फिब ऑफ 4 एंड फिब ऑफ 3। ओके, फिब ऑफ 4 के लिए क्या कैलकुलेट होगा? फिब ऑफ 3 एंड फिब ऑफ 2। ठीक है, फिब ऑफ 2 रिटर्न कर जाएगा 1, फिब ऑफ 3 अगेन क्या कैलकुलेट होगा? फिब ऑफ 2 एंड फिब ऑफ 1। ऐसे फिब ऑफ 3 यहाँ पर भी फिब ऑफ 2 एंड फिब ऑफ 1। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम बनेगा, फिब ऑफ 3 एंड फिब ऑफ 2। फिब ऑफ 3 के लिए अगेन फिब ऑफ 2 एंड फिब ऑफ 1। ठीक है, तो इस ट्री में आप देख सकते हो आपके फंक्शंस कॉल कितनी बार होंगे? एक्सपोनेंशियल टाइम्स होंगे। ठीक है, 2 की पावर n टाइम्स आपके फंक्शन कॉल्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बहुत बार फिब ऑफ 3 वैल्यू जो है ये कितनी बार कैलकुलेट हो रही है? एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, सेम वैल्यू 3 बार कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, ऐसे ही फिब ऑफ 4 है, एक बार और दो बार कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पर अगर एक ही चीज़ बार बार कैलकुलेट हो रही है तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेमोइजेशन। मेमोइजेशन का क्या मतलब है कि फिब ऑफ 3 या फिब ऑफ 4 किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर मैं एक बार कैलकुलेट कर लूँ तो मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूँगी, बट उसी वैल्यू को मैं क्या करूँगी? रीयूज़ करूँगी। उसी वैल्यू को मैं क्या करूँगी? रीयूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? तो जब भी आपके पास कोई नंबर पहली बार आए, जैसे आपके पास n इज इक्वल टू 6 पहली बार आया, तो पहली बार तो आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अगर दूसरी बार किसी ने पूछा फिब ऑफ 6 क्या है तो आप क्या करोगे? स्टोर्ड वैल्यू उठा कर दोगे। ठीक है, दोबारा कैलकुलेट नहीं करोगे। तो मेमोराइजेशन के लिए मैं क्या करूँगी? एक डेटा स्ट्रक्चर लूँगी जिसको मैं नाम दूँगी मेमो, और उसमें मैं स्टोर कराऊँगी कि ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो ये इस काम के लिए आ रहा है। ठीक है, अब मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा? इंट फिबोनाची ऑफ इंट n। ठीक है, इफ अगर ये n जो है ये मेमोराइजेशन टेबल में प्रेजेंट है, इफ n इज प्रेजेंट इन मेमो, तो आपको क्या रिटर्न करना है? वहीं से वैल्यू उठा के रिटर्न कर देनी है। तो रिटर्न मेमो ऑफ n, राइट? तो मुझे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या है? मेमोराइज्ड में प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू? अदरवाइज आपको कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट करने के लिए तो सेम ऊपर वाला प्रोसीजर है। इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 2, आंसर इज इक्वल्स टू 1, एल्स आंसर इज इक्वल्स टू फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। राइट, यहाँ पे अगेन रिकर्सिव कॉल्स है। ठीक है, अब जब लास्ट में मैं क्या करूंगी? इस n के लिए आंसर को स्टोर कर लूंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इंट ऑफ फिबोनाची ऑफ n निकालूं तो मुझे वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने उसको मेमोराइजेशन टेबल में स्टोर करा लिया है। ओके, सो यहाँ से मैं क्या करूंगी? इसको मेमोराइज कर दूंगी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट रिटर्न माई आंसर।
तो ये फंक्शन कैसा है, ये है रिकर्सिव प्लस मेमोइज्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, रिकर्जन प्लस मेमोइजेशन। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगी, बिग O ऑफ n, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n की होगी क्योंकि हर n के लिए आप सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट करोगे, बाकी बार आप क्या करोगे, O1 में उसको मेमोइज टेबल से निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग O ऑफ n ही होने वाली है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होने वाली है बिग O ऑफ n के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिकर्जन तो अब भी यूज है, एंड रिकर्जन में आपको पता है स्टैक स्पेस यूज होती है फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल्स तो अभी भी हो रहे हैं, फिब ऑफ n-1 एंड फिब ऑफ n-2, इसलिए यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी क्या रह जाती है, बिग O ऑफ n। ओके, तो डीपी का एक मतलब क्या होता है, डीपी का एक मतलब होता है रिकर्जन प्लस मेमोइजेशन। अब मैं इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ, जब आपको nth टर्म निकालनी थी तो आपको उसके प्रीवियस दो टर्म्स पता होनी चाहिए, राइट, बिकॉज टर्म nth इज इक्वल्स टू टर्म n-1 प्लस टर्म n-2। तो यहाँ पर टर्म है n-2, यहाँ पर उसके बाद आएगी n-1 एंड यहाँ पर टर्म nth, ठीक है। तो ये दोनों टर्म से मिलकर बनेगा tn, ठीक है। tn-1 किससे मिलकर बनेगा, n-3 और n-2 से, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बनेगा tn-1, राइट। tn-2 किससे मिलके बनेगा, tn-3 और tn-4, राइट, ऐसे ही बनेगा। तो हर टर्म उसके प्रीवियस दो टर्म से मिलती है, तो हर टर्म बनते बनते पहले कहां पर पहुंच जाओगे आप, t1, t2 पे पहुंच जाओगे। तो अगर आप देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूं, पहले मैं t3 निकाल लेती हूँ, ठीक है। t3 विल बी इक्वल्स टू t1 प्लस t2, एंड t1 प्लस t2 तो मुझे स्टार्टिंग से पता है क्या है, 1, ठीक है। t1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, t2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, एंड आफ्टर दैट मैं t3 निकाल लेती हूँ, फिर मैं t4 निकाल लेती हूँ। t4 कैसे निकलेगा, t3 प्लस t2 से, ठीक है। फिर मैं t5 निकाल लेती हूँ, ऐसे मैं कब तक जाती रहूंगी, टिल tn तक, ठीक है। एंड उसके पहले वाली वैल्यू सारी मेरी क्या होंगी, ऑलरेडी कैलकुलेटेड होंगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप एक सिंपल फॉर लूप लगा सकते हो। कैसे फॉर लूप लगा सकते हो, आप एक डीपी डिक्लेयर करो, इंट डीपी ऑफ साइज n+1। साइज n+1 क्यों, क्योंकि आप टिल nth नंबर तक जा रहे हो, ठीक है, टिल n+1। इसमें dp ऑफ 1 इज इक्वल्स टू dp ऑफ 2 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। पहली दो पोजिशन पे क्या है, 1 ही प्रेजेंट है। आफ्टर दैट आप एक फॉर लूप लगा सकते हो, इंट i इज इक्वल्स टू 3 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस, बिकॉज आपको nth वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो dp ऑफ i विल बी इक्वल्स टू व्हाट, dp ऑफ i-1 प्लस dp ऑफ i-2, ठीक है। सिंपल फॉर लूप, ठीक है। इसमें आपको ना कोई रिकर्जन कॉल करने की जरूरत है और ना ही आपको कुछ चीज मेमोइज करने की जरूरत है। मेमोइज तो यहाँ पर ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है। प्रीवियस टू वैल्यूज ऑलरेडी आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते जा रहे हो, ठीक है। डीपी 1 और 2 आपने कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ पे आप 3 कैलकुलेट करोगे, तो डीपी ऑफ 3 क्या बन जाएगा, डीपी ऑफ 1 प्लस डीपी ऑफ 2, जो कि दोनों वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है। फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, डीपी ऑफ 4। डीपी ऑफ 4 क्या होगा, डीपी ऑफ 3 प्लस डीपी ऑफ 2। डीपी ऑफ 3 हमने अभी अभी ऊपर से निकाला ही था, ठीक है, और डीपी ऑफ 2 हमें ऑलरेडी पता ही था, ठीक है। तो सो ना ऐसे चलते चलते आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे, डीपी ऑफ n। तो योर फाइनल आंसर इज डीपी ऑफ n। सो दिस इज कॉल्ड एज बॉटम अप डीपी। बॉटम अप क्यों, क्योंकि हमने i की स्मॉलेस्ट वैल्यू से nth वैल्यू तक कैलकुलेट किया है, ठीक है। i को हमने कैसे वेरी किया है, 1 से लेके n तक। तो दिस इज बॉटम अप डीपी, बॉटम अप डीपी। यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n, क्योंकि n का फॉर लूप लगा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1 इफ वी डू नॉट कंसिडर दिस एरे, ठीक है। मेमोइज वाली एरे को ना कंसिडर करें तो एक्स्ट्रा जो रिकर्जन में स्पेस यूज हो रही थी वो स्पेस क्या हो गई, यहाँ पर रिड्यूस हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई रिकर्जन कॉल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी स्पेस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कौन सी, रिकर्जन वाली स्पेस, ठीक है। बाकी इसकी स्पेस तो अभी भी रहेगी, ठीक है, इंट डीपी ऑफ एरे, ठीक है। ये एरे की स्पेस तो अभी भी है विच इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ n, ठीक है। दिस इज ऑल, दिस इज देयर, एरे स्पेस इज देयर, ठीक है। बट आपकी रिकर्जन वाली जो स्पेस है वो रिड्यूस हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हम डीपी का मतलब समझ गए कि डीपी का एक मतलब क्या है, जब हमें रिकर्जन यूज करना हो और उसके साथ अगर हम मेमोराइजेशन यूज करें तो हमारा डीपी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। डीपी का एक और मतलब क्या हो सकता है,
अगर आप देखो तो डीपी का एक और मतलब हो सकता है डिवाइडिंग योर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे कि हमने फिबोनाची सीरीज में देखा, हमें फिब ऑफ एन निकालना था, फिब ऑफ एन निकालना था, तो उसके लिए हमने दो छोटी प्रॉब्लम्स बना ली। कैसी छोटी प्रॉब्लम्स? कि यार तू मुझे फिब ऑफ एन माइनस वन निकाल के दे दे, फिब ऑफ एन माइनस टू निकाल के दे दे, अगर तू मेरी ये दो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो मैं इन दोनों को ऐड करके पूरा अपना आंसर निकालूंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दिस प्रॉब्लम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो डीपी में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? डिवाइडिंग योर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको अपनी सब प्रॉब्लम पता चल जाए तो आप इटरेटिव मैनर में अपनी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड देन उनको यूज करके आप अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डीपी। सो फर्स्ट इज recursion plus memoization. Second thing is dividing your problem into sub problems. Okay.